आप सभी की डिमांड पे आज मैं लेके आया हूँ सी प्रोग्रामिंग का पहला ट्यूटोरियल। और ऐसा ट्यूटोरियल आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ज़्यादातर होते हैं वो मतलब कि या तो थ्योरी बताते हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल बताते हैं। मेन मतलब कि कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ पाती कोडिंग की, कौन सी फाइल क्यों इंक्लूड की जा रही है, कौन सा कीवर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल और ऐसे वैसे पढ़ाऊँगा आपको कि मतलब कि जिसको बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने के बाद नहीं समझ आएगा उसको भी मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखो अपना सिलेबस है। सिलेबस क्या है अपना? सबसे पहले देखो सी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, फिर कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, डेटा टाइप, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स। ये लगभग अपना यूनिट 1 का आप सिलेबस मान सकते हैं, जिसमें से अपन आज सी लैंग्वेज के बिल्कुल जीरो से सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो तक। मैं बना दूंगा आपको प्रो कि आप लास्ट के अंदर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से सी से बनाने लग जाएंगे। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के फंडामेंटल्स की अपन बात करें तो सबसे पहले कि आपको बेसिक आइडिया देखो सी का थोड़ा बहुत तो होना लगभग ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में जैसे कि मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरे भी यही मानना है कि प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको 2 या 3 याद रखनी, जैसे कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग कहाँ डेवलप्ड की गई? एट बेल लेबोरेटरी यूएसए में। और सी प्रोग्रामिंग कब डेवलप्ड की गई? 1972 में। किसने डेवलप की? डेनिस रीचन। ये 3 हो गई, ये मेन चीज़ें हैं कि ये कोई भी चीज़ आपसे बेसिक पूछ सकता है कि भाई सी प्रोग्रामिंग किसने बनाई, व्हाट हु इज़ द डेवलप्ड बाय सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग कहाँ बनी। तो ये सभी चीज़ें कब बनी, तो ये 3 हो गई। फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज जैसे पीएल थी, आई एल्गोल वगैरह। और फिर ये एनसीसी स्टैंडर्ड इमर्ज्ड इन द अर्ली 1980 में एनसीसी का इसका नया वर्जन वगैरह आया था, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन सी और प्रोग्रामिंग इन एनसीसी वगैरह। इन चीज़ों को हमने को उतना ध्यान नहीं देना। फिर उसके बाद की इनिशली डिज़ाइन फॉर प्रोग्रामिंग यूनिक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स हो गया, रिटर्न इन सी। ये सभी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है सी के प्रोग्राम में लिखे हुए हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स वगैरह। मतलब ज़्यादातर मोर देन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो इसी में बने हुए हैं, सी प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद में मैन इतना करने के बाद सी हैज़ बीन ऑलरेडी सुपरकेटेड बाय लैंग्वेज एंड जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड जावा। फिर उसके बाद ये चीज़ें बनती रही। और सी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये रिलायबल है, सिंपल एंड इजी टू यूज़ है इसका। अब देखो बेसिक आइडिया लगभग मैंने आपको दे दिया है। और फिर उसके अंदर सी का कुछ स्टेप्स वगैरह बता दूँ कि सी कैसे काम करती है, क्या है नहीं है। तो ये देखो अल्फ़ाबेट्स, फिर वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ। उसी प्रकार से मतलब कि जैसे आप इंग्लिश को सीखते हैं तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स में जैसे ABCD, फिर वर्ड में जैसे अंट बन गया और फिर सेंटेंस में आई सा एवरीडे अंट, और फिर पैराग्राफ्स में जैसे आपने अंट पे एक पैराग्राफ लिख दिया। उसी प्रकार सी प्रोग्रामिंग को जो लर्न करने का वो सिंटेक्स वगैरह, सबसे पहले इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल वगैरह, जैसे कि डिजिट जैसे इंट ए इक्वल 1 0 2 3, और स्पेशल सिंबल जैसे हैशटैग इंक्लूड वगैरह, एम्परसैंड, एस्टेरिस्क, ये सभी चीज़ें बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में अपन चले तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स, कीवर्ड। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे कि मैंने एक दे दिया जिसमें इंटीजर आई इक्वल 1, पर जैसे वापस अगर मैं नीचे इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर कोई अलग वैल्यू डाल दी कि इंटीजर आई इक्वल 2, तो मैंने क्या कर दिया मतलब कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। हालांकि ये चीज़ होता है कि जो एक वेरिएबल होता है उसको अपन सी प्रोग्रामिंग के अंदर सेकेंड टाइम नहीं यूज कर सकते, बाकी वो बताएगा कि यूज़ री यूज़ किया मतलब अपन ने, तो फिर भी अपन मतलब चेंज कर सकते हैं इनिशली दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के मतलब। पर जब इसके आगे अपन कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देंगे तो फिर अपन कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। और वेरिएबल्स होते जैसे अपन ने मैंने लिखा इंटीजर
इंटीजर एच, तो एच जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल है। और फिर कीवर्ड की बात करें तो इंटीजर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटीजर एक कीवर्ड होगा और कॉन्स्ट खुद एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं अपन उसको कि जैसे कि तुम क्या करोगे, ए प्लस बी करो, तो ये अपन ने एक इंस्ट्रक्शन दे दी। फिर उसके बाद में अपन पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, स्टैक इंक्लूड stdio हेडर फाइल वगैरह और सभी चीज़ अटैच करने के बाद वो अपना पूरा प्रोग्राम हो जाता है। फिर उसके बाद में बात करें तो से प्रोग्रामिंग है। सो फॉर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉन्कर्न देर आर टू टाइप्स, मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग दो प्रकार की होती है, जैसे लो लेवल और एक हाई लेवल। हाई लेवल में जैसे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो गई, सी भी लगभग शायद हाई लेवल ही है। फिर उसके बाद जावा पाइथन वगैरह जितनी भी है सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और फिर उसके बाद में लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, इसमें आती है देखो मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में आती है। मशीन को आप जानते हैं 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में समझते हैं। और हाई लैंग्वेज में जिसमें पास्कल कोबाल फोर्टन वगैरह ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर होता है जब अपन कोड को रन करवाते हैं, जैसे आप टर्बो के अंदर कोड किए होंगे तो आल्ट जैसे आप F9 की को प्रेस करते हैं तो आपका कोड कंपाइल होता है, आप रन हो जाता है, या अल्ट F5 वगैरह। तो अगर वो एरर होता है तो पहले ही थ्रो कर देता है, तो अपनी प्रोग्राम को वो कंपाइल होता है। इंटरप्रेटर और एक हो गया असेंबलर, ये तीन चीज़ें मेनली मैं थ्योरी के बजाय इन पे थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि एक बार अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर ये आ गया जैसे ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि कोई भी आपका एक स्क्रीन है जिस पे आप कोड करते हैं, इस स्क्रीन को बोला जाता है IDE, मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप वहाँ पे कोड कर सकते हैं कोई भी, उसको बोला जाता है। और फिर जैसे मैक OS, कोड वॉरियर, एक्स कोड और बहुत सारे प्रोग्रामर्स वगैरह, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जैसे आपने सभी ने सुना ही होगा। और फिर उसके बाद में C#, C++ वगैरह। और फिर अब स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। सी लैंग्वेज प्रोग्राम का स्ट्रक्चर की बात करें तो कमेंट लाइन आती है, जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो, ये मैंने हेलो लिख दिया, यहाँ पे 2 स्लेश लगा दिए, मतलब ये कमेंट कर दिया इस कोड को, तो इस कोड का मतलब प्रोग्राम में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जैसे मैंने हैशटैग stdio का यूज किया, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल। और फिर उसमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे कि ग्लोबल मेन फंक्शन के पहले जैसे कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, या हैशटैग डिफाइन मैक्रोज के द्वारा मेन फंक्शन वगैरह, जैसे इंटीजर में मेन फंक्शन होता है अपना। अब इनका कमेंट लाइन कैसे होती है, देखो ये तो डबल लाइन का, जैसे मल्टीपल लाइन ये है मेरे को करने दे, एक बार तो मैं बार बार ऐसे स्लेश स्लेश डबल स्लेश लगाऊंगा, उससे अच्छा मैं सीधा ही क्या करूँगा, इनको एक ही बार में, मतलब मेरे को कमेंट करना है तो मैं लिखूँगा स्लेश स्टार और स्टार स्लेश, इसमें करूँगा तो पूरा कोड कमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद भी प्री प्रोसीजर डायरेक्टरी की बात करें तो ये देखो ये आ गई, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल, और डिफाइन करेंगे पाई को। और फिर उसके बाद में जैसे हैशटैग stdio के जो 2 फंक्शन है वो है scanf, और ये देखो printf scanf। और पाउ फंक्शन के लिए आपको मैथ डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको आप ज़्यादातर व्यक्ति यूज करते हैं अपन। और जनरली printf फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, और स्कैनफ को यूज होता है रीड वैल्यू, मतलब कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन की बात करें तो जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर होता है ग्लोबली, सो दैट इट कैन बी एक्सेस कर सकते भाई, मतलब कि जैसे कोई जैसे यहाँ पे मैंने फाइल इंक्लूड कर दी, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें इंट ए, एक तो इस टाइप से, या मैं इसकी जगह मैंने कर दिया कि हाँ ये अपनी मैं हैशटैग फाइल हो गई, फिर मैंने कर दिया जिसने कि हैशटैग डिफाइन मैक्रोज के द्वारा हैशटैग डिफाइन पाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये पाई नाम का जो वेरिएबल है इसको मैं अंदर अपने मेन फंक्शन के अंदर, और अगर कितने भी मैं फंक्शन बनाता हूँ उन सब के अंदर मैं इसको यूज कर पाऊँगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है।
फिर उसके बाद में मेन फंक्शन की बात करें तो एवरी प्रोग्राम है जो स्टार्ट मेन फंक्शन से होता है, और एवरी प्रोग्राम स्टार्ट मेन फंक्शन एंड एंड भी मेन फंक्शन से ही होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको। और सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, जिसने इसी के आगे इंट लगा दे तो रिटर्न टाइप हो गया, और इसी के आगे अगर अपन वर्ड लगा दे तो ये नो रिटर्न टाइप हो जाएगा। अब इसके अंदर बाकी कोड लिख सकते हैं, इंट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह। और जैसे एक प्रोग्राम अगर द मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न करता एनी वैल्यू, जबकि void मीन्स नल या एम्प्टी एज void। ये देखो void नाम का ये नो रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया, और इसके अंदर void मतलब कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास कर दिया। अब प्रिंट टाइप करवा दिया सी प्रोग्रामिंग को, तो आउटपुट भी आ गया देखो सी लैंग्वेज था। अब इसका देखो अपन ने लगभग थ्योरी पढ़ ली है, और अब देखो आ गया है प्रोग्राम। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि रियल में क्या है। ये देखो कि फर्स्ट ये है सी प्रोग्राम विथ रिटर्न स्टेटमेंट। मैंने बोला अगर आपको रिटर्न करवानी वैल्यू तो आप इंटीजर का यूज करेंगे, अगर नो रिटर्न टाइप रखना चाहते हैं तो आप हमेशा यूज करेंगे void main का यूज करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना है तो अपन यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का। जैसे मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया राजस्थान का IT हब, शॉर्ट में लिखा अगर मैंने, और अगर मैं इसको रन करवा दूंगा तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा राजस्थान का IT हब। तो इसी प्रकार से अगर इसने प्रिंट ऐप में लिखा वेलकम टू सी लैंग्वेज, नीचे आउटपुट आ गया वेलकम टू सी लैंग्वेज। अब देखो लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी अपन चलेंगे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में। तो सबसे पहले देखो प्रैक्टिकल नॉलेज में अपन आ गए, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ये कोई भी आपको कंपाइलर वगैरह में ले लेना है। जैसे मैं टैब के अंदर कर रहा हूँ, जैसे आप भी अगर मोबाइल में भी अगर आप कोड करना चाहे, टैबलेट वगैरह पीसी नहीं है तो उसमें भी अगर आप कोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे कोड लिखेंगे तो अपने को सबसे पहले अपनी फाइल को इंक्लूड करना है। तो अपन ने फाइल इंक्लूड कर दी कि भाई हैशटैग stdio डॉट हेडर फाइल को अपन ने इंक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद में अपन भी रिटर्न टाइप रखेंगे, तो एक इंटीजर इंट नाम का, और मेन जो अपना फंक्शन है वो बना दिया। मेन फंक्शन को बनाना रिक्वायर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी मेन से होता है, प्रोग्राम एंड भी मेन से होता है। जैसे मैंने एक पहले सिंपल स्टेटमेंट की हमेशा आपको बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसकी शुरुआत हेलो वर्ड से होती है। तो ये लो अपन ने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। ये लो अब जैसे अपन कोड को रन करवाएंगे ये कोड रन हो जाएगा हेलो वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सबसे आसान जो कोड है वो यही है। और उसके बाद अगर अपन ने इंटीजर रखा तो उसके अंदर अपने को क्या है कि इंटीजर एक रिटर्न टाइप है, तो अपने को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। तो मैंने रिटर्न करवा दिया 0। और अगर आपको ये कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही तो देखो फर्स्ट टाइम पे ऐसा ही होता है। जब मैं खुद भी लर्न कर रहा था तब मेरे को भी दिक्कत आई थी, पर आज मैं C++, जावा, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सभी को जानता हूँ और सब में मास्टर हूँ लगभग। तो अब देखो उसको वॉइड लगा सकते, तो उसमें आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की दिक्कत नहीं। जैसे कोड को रन करवाएंगे ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इसमें से अब मैं बताऊँ कि प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर वगैरह की बात करें तो जो ये हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल है, तो ये है प्रोग्राम की प्री प्रोसीजर डायरेक्टरी। और ये मेन है, जो ये मेन नाम का फंक्शन है। और ये प्रिंट है जो प्री डिफाइन फंक्शन है, इसको यूज करने के लिए अपन हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल को अटैच करते हैं। और डबल कोड में अपन जो लिखेंगे वो 8 डिजिट प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा हेलो राजस्थान का IT हब, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये देखो ये कई 8 डिजिट प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, जैसे मैंने रैंडम भी कुछ भी लिख दिया, रन करवाऊंगा रैंडमली भी कुछ भी आ जाएगा। तो मतलब जो डबल कोड के अंदर अपन जो लिखेंगे वो रैंडमली प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसका और एक बात है कि ब्रेसेज आपको चालू करने और वापस बंद करने मेन फंक्शन के बाद में। बाकी अब जैसे मैंने ब्रेसेज यहाँ पे चालू तो कर दिया पर बंद नहीं किए, तो देखो भी एरर थ्रो हो जाएगा।
ये बताएगा कि 4th नंबर की लाइन पे एरर एक्सपेक्टेड कि आपने मतलब कि लगभग ब्रेसेज को क्लोज नहीं किया, नॉट टू मैच दिस, कि ये वाले मैच नहीं हो रहे। तो जैसे अपन ब्रेसेज को लगाएंगे और कोड को रन करवाएंगे, ये लो अपना प्रोग्राम चल चुका है। फिर उसके बाद एक आता है कमेंट्स। कमेंट्स भी अपन ने वहाँ पे थ्योरी में देखा था। कमेंट्स देखो, एक तो ये वाले कमेंट्स हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, कि जो ये जो मेरा है वो फर्स्ट सी प्रोग्राम है। अब जैसे ही मैं देखो कोड को रन करवाऊँगा तो वो देखो मेरे यहाँ पे यहाँ पे मतलब शो भी नहीं हुआ, ना ही मुझे यहाँ पे एरर आया। और जैसे अगर मैं इन दो लाइन का यूज़ नहीं करता, मतलब स्लैश डबल स्लैश का, जैसे मैं कोड को रन करूँ, अब ये देखो ये एरर बता रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा कंपाइलर की ये क्या है। ये बता रहा एरर एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, मतलब ये समझ नहीं पा रहा है कि ये दिस इज माय सी प्रोग्राम क्या है। तो इसलिए अपने को जो चीज़ हमें बतानी है कि जैसे मतलब हमेशा अगर अपन कोड लिखेंगे तो अपन ऐसा कोड लिखेंगे कि जिसको दूसरा बंदा कोई भी अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए अपन क्या बताएंगे, जैसे अभी तो 1 लाइन 10 लाइन का कोड है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 500 लाइन 1000 लाइन का कोड हो, 10,000 1,00,000 लाइन, तो उसमें व्यक्ति को कैसे पता चलेगा ये फंक्शन या ये जो भी चीज़ क्या करा, तो उसके लिए अपन कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसी के अलावा जैसे मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट हो, तो एक तो मैं बार बार इसको डबल स्लैश लगाऊंगा बार बार, एक तो ये तरीका है। और एक और तरीका क्या अभी मैं बताता हूँ। एक और तरीका है कि बार बार अगर आप डबल स्लैश से कमेंट करने के बजाय आप स्लैश के साथ स्टार लगा दो, और जहाँ पे आपको जितनी चीज़ को कमेंट करना वहाँ तक आप स्लैश स्टार स्टार स्लैश से मल्टी लाइन कमेंट आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपन ने मतलब सीखा कि जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, सिर्फ प्रोग्रामिंग जीरो है उसमें, वो भी भाई लगभग अच्छी खासी लेवल की आज कोडिंग सीख गया यार। थ्योरी को देखो सीखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि वर्ड क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सी प्रोग्राम का मतलब कि वो क्या है, मतलब कि स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ हेडर फाइल अटैच होगी, प्री प्रोसीजर डायरेक्टरी क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, तो मतलब प्रोग्रामिंग करना कठिन है। अगर आप कॉपी करके लिख सकते हैं, पर अगर आपको मास्टर करनी है, सीखनी है, तो उसमें फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो मैंने बता दी ये सभी जो डबल स्लैश स्टार और स्टार जो स्लैश के अंदर है ये कमेंट है, कमेंट्स बोलेंगे। और ये हैशटैग इंक्लूड, ये प्री प्रोसीजर डायरेक्टरी, वॉइड मेन, ये मेन अपना फंक्शन है, प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है यहीं से बंद होता है। और मेन क्या है कि हमेशा जो ये है भाई इनको आप लगाना नहीं भूले, बाकी एरर आएगा। और फिर उसके बाद प्रिंट आप खुद अपना प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इसी के लिए अपन हैशटैग stdio डॉट हेडर फाइल अटैच करते हैं। तो लगभग आज की वीडियो में अपन ने सी प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेस मजबूत कर लिया। आज की वीडियो को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड रिव्यू दे सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, कि आपको कितनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मुझे और क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। और 5 में से रेटिंग दे सकते हैं कमेंट में कि मेरे को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे और कितनी चीज़ आपको समझ में आई। और एक बार के लिए आप कहाँ से हैं, कौन से मतलब कि आप स्टेट से हैं उसका कमेंट कर दीजिए, मेरे को पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से स्टेट से रहते हैं। इसलिए कमेंट में पूरा भारत का नक्शा बने और भारत के बच्चे एजुकेशन में बढ़े, आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी में, और भारत देश के लिए कुछ बड़ा करें। इसी के साथ मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।